अ, आज राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना में 15वां खेल कूद का जो वार्षिक उत्सव है, उसका समापन समारोह था। मैं उस नाते आज यहाँ कॉलेज में आया था। सर काफ़ी समय हो गया है, लगातार उच्चारण के आप दौरे भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़ भी रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद अब अभी कितना फ़र्क उच्चारण के अंदर आप देख रहे हैं, या विकास के कार्य में हो, या फिर लोगों के प्रति जो जागरूकता है कांग्रेस के प्रति हो, या बात। देखिए, अभी इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत जल्दी है, क्योंकि सरकार को बने अभी 4 महीने हुए हैं सारे, बजट भी पहला अब आएगा। तो विकास की बात करना या क्या काम हुए नहीं हुए, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, मेरे ख्याल से अभी जल्दी है उसके बारे में टिप्पणी करना। मैं बिल्कुल कोरी राजनीति से प्रेरित होकर इतना जल्दी ये नहीं कहना चाहता कि ना एमएलए ने कुछ करा ना सरकार ने कुछ करा। थोड़ा 8-10 महीने का टाइम तो देना चाहिए। नॉन स्टॉप स्कीम चला रहे हैं लगातार, 100 दिनों में काम देने वाले। ये जो जुमले होते हैं, और इसमें बीजेपी बहुत माहिर है, चैंपियन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश के स्तर पे हो। मतलब जो सरकार 10 साल से, जो पार्टी 10 साल से सरकार में है, वो ये यूं कहे कि हम अगले 100 दिन में ये कर देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि जब कंटिन्यूटी में सरकार है तो ऐसा आप इस 100 दिन में क्या कर दोगे जो पिछले 100 दिन में नहीं कर सकते थे। सरकार तब भी यही थी। ये तो नई पार्टी की सरकार बनी होती तो कोई यूं एजेंडा हो कि अगले 100 दिन में या अगले 6 महीने में हम ये 5 चीजें जरूर करेंगे। तो ये तो बीजेपी की जुमलेबाजी है। और चलिए, उनकी अब क्या कहूँ, किस्मत थी या पर्दे के पीछे कुछ और था। उनकी सरकार बनी है, तो इस सरकार से अपेक्षाएं तो लोगों को पहले भी लंबी चौड़ी नहीं थी, अब भी नहीं है। क्योंकि लोगों का जो रुझान था वो तो बिल्कुल स्पष्ट था कि बीजेपी को बाहर का रास्ता करना चाहते थे। लेकिन कुछ कारण रहे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी प्रदेश में, और कुछ पर्दे के पीछे ऐसी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की खबरें मिलने को आई हैं चारों तरफ से, करीब 21 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पिटिशन भी फाइल की है। तो बस यही है कि लोगों की उम्मीद तो बहुत है, लेकिन जो कार्यकाल 10 साल का पहला रहा, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। सर 297 वोट की बात है, जब इलेक्शन हुआ था तो 297 वोट कैंसिल हुए थे, वो वोट में अब मांगे उसके बारे में। नहीं, हमने पिटिशन फाइल जो की है उसके अंदर वो बिंदु मुख्य रूप से रखा गया है कि जो कैंसल्ड वोट होती है, इनवैलिड वोट जो होती है, यदि उसका अंतर हार जीत के अंतर से यदि ज्यादा है, तो काउंटिंग खत्म होने के बाद उन सारी इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग अफसर को मौके पे करनी होती है सीसीटीवी कैमरा के अंडर। वो नहीं हुई है। और उसमें खास तौर पे, मेरे को अब संख्या तो नहीं पता कितनी है, लेकिन बताते हैं शायद 150-60 वोट ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की गई हैं कि लिफाफे के ऊपर जो वो स्कैन का मार्क होता है, वो स्कैनिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, तो रिजेक्ट के डब्बे में डाली गई। जबकि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें क्लियर प्रावधान है कि जहां स्कैनिंग नहीं हो पा रही, उन लिफाफों को किस प्रकार से फिर खोलना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हमारी गिनती में मिस हो गई है। तो वो हमारा एक मुख्य आधार है जो हम इलेक्शन पिटिशन में गए। सर भाजपा लगातार एक मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस में विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है अभी तक। नहीं, मुद्दा तो देखिए, ये तो मैं भी मानता हूं कि इस पर फैसला जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, बल्कि हो जाना चाहिए था। उम्मीद है कि अब शायद कुछ दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब बजट सेशन भी आ गया। तो एक कमी तो कह सकते हैं कि क्योंकि खासतौर पर सेशन जब आ जाए, और पहले भी सेशन आया था जब सरकार बनी थी, तो विपक्ष का नेता एक हो तो थोड़ा सुनियोजित ढंग से आप हाउस में अपनी बात पार्टी के नाते रखी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी हो जाएगा फैसला। निकाय चुनाव का चक्कर नहीं हो रहा है, तो भाजपा बोलिए कि 100% है भाजपा की जीत होगी इस बार, कांग्रेस का कोई नेता लाइन में नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से ये चुनाव मैं देख रहा हूं कि 2 तारीख को करा दिए और गिनती 12 तारीख को,
क्यों? क्योंकि पानीपत का चुनाव 9 तारीख को होना है। मेरे को तो ध्यान नहीं कि इस प्रकार के चुनाव कभी हुए हों कि 2 तारीख को वोट डलने और उसकी गिनती आप 12 को कराएं, तो वो तो उस चीज को पुख्ता करती है कि ये हर चुनाव के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का प्रयास रहता है। नहीं तो 10-10 दिन गिनती ना हो, और वो भी निकाय के चुनाव की। आमतौर पर इस तरह के चुनाव तो वो हैं जिनकी गिनती उसी दिन शाम को या अगले दिन सवेरे हो जानी चाहिए, अगर कोई रीपोल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ 10 दिन का टाइम इन्होंने बीच में रखा है, और सिर्फ ये कहना कि पानीपत का जो चुनाव है वो क्योंकि हम नहीं कर पाए 2 तारीख को, और वो 1 हफ्ता डिले करके हुआ है, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो ये बात कुछ ऐसी है जैसी मुख्यमंत्री जी ने हमारे गिनती से पहली शाम को एक बयान दिया था कि 11 बजे तक इंतजार करना, 11 बजे के बाद आपको नतीजा असली दिखना शुरू हो जाएगा। 11 या 10 बजे कुछ ऐसा कहा था। तो हो सकता है ऐसी कुछ तैयारी हो रही हो अब भी। क्या मानते हैं सर, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है इलेक्शन में? देखिए, पार्टी का बिल्कुल ये मानना है कि चुनाव में पारदर्शिता होना सबसे जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है। और यदि पूरा विपक्ष और एक बुद्धिजीवी का बहुत बड़ा वर्ग यदि ये कहता है कि हमको ईवीएम से तसल्ली नहीं है, तो उसमें क्या परहेज है? जरूर ऐसा कुछ है, और जिस प्रकार से अब कुछ तथ्य सामने आने लग रहे हैं, उनसे लगता है कि हो जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अदरवाइज अपने कान के ऊपर रुई भर रखी है, और सिर्फ रुई नहीं भर रखी, विपक्ष यदि उनको कुछ कहता है, कोई सवाल उठाता है, तो उसका जवाब देने की बजाय उस जवाब की भाषा ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि आपने हमसे ये सवाल पूछ कैसे लिया। बड़ी अजीब व्यवस्था है कि कोई संवैधानिक संस्था इस प्रकार से, जो देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेवारी जिनको है, वो इस प्रकार से वो विपक्षी पार्टियों का जवाब दें, तो जरूर कोई गड़बड़ इसमें जरूर मिलेगी। हर चुनाव से पहले चुनाव आया, देखिए, शायद ये पहली बार हुआ कि 2 चुनाव आयुक्त, सचिव नहीं, 2 चुनाव आयुक्तों ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था, जो अपने आप में एक सवालिया निशान उठाता है। एक चुनाव आयुक्त वो थे क्योंकि उनका मत जो था वो बाकी आयुक्तों से भिन्न था, तो उनको किसी प्रकार से दबाव बना के, यहां तक कि उनकी धर्मपत्नी और उनके शायद लड़के जहां भी वो काम करते थे, उनके ऊपर अपनी यही एजेंसियों की कार्रवाई करा के उनको भी मजबूर किया गया कि आप भी इलेक्शन कमीशन से निकल लें। तो ये चीजें कोई कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करती, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से शक के दायरे में अब आया हुआ है, पहले कभी नहीं आया। हरियाणा का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें इस बजट से लोगों को भी हो सकते हैं, या फिर विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी इस बजट से? देखिए, हरियाणा की जो बीजेपी सरकार 10 साल चली थी, उससे लोगों की उम्मीद तो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब दोबारा उनको सरकार बनाने का किसी प्रकार से मौका मिल गया है, तो लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार युवाओं के लिए क्या करती है, क्या कर सकती है, वो सबके सामने है। ये किसानों के लिए क्या करती है, क्या कर सकती है, वो सबके सामने है। तो मुझे कोई लंबी चौड़ी उम्मीद है नहीं। जो बेरोजगारी का आलम हमारे प्रदेश में है, वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी हम देश में अव्वल हैं, और हरियाणा नंबर 1 बना दिया इनने बेरोजगारी में। और ये स्थिति तब है जब आपके पास आपका एनसीआर का इतना बड़ा इलाका है। तो इससे आपको बड़ी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एनसीआर में हमारे युवा जो किसी प्रकार से छोटी मोटी नौकरी में खप रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो बड़ी ये भयावह स्थिति है। और ये जो सिलसिला पिछले कुछ साल में, पहले तो पंजाब में तो कई साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन हमारे प्रदेश में और हमारे भी इलाके में जो शुरू हुआ विदेश जाने का, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी तरीके से जाने का,
तो वो उसके बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया हुआ। और वो स्थिति अब सबको काटने को आ गई जब अमेरिका ने इनको वापस भेजना शुरू किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको सरकार को इसको ध्यान में लेना चाहिए। और एक मुद्दा, हालांकि बजट में तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, लेकिन एक मुद्दा जो हर गरीब परिवार को जो असर करता है, ख़ास तौर पे जो अति गरीब है, अति पिछड़ा है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पिछले 5-5.5 साल से उसमें कोई पैसा नहीं आ रहा। और जिस गांव में भी जाओ, जिस गरीब बस्ती में भी जाओ, वहाँ महिलाओं की खास तौर पर पहली मांग ये होती है जी कॉलोनी कब आएगी, उसके पैसे कब आएंगे। तो ये यदि राष्ट्रीय स्तर वाली सरकार अगर ये नहीं कर रही तो कम से कम ये प्रदेश पे कुछ ऐसा प्रावधान कर दें कि आवास योजना के तहत मकान बने। सिर्फ रिपेयर के लिए कुछ छोटी सी एक राशि दे के अपना पल्ला झाड़ लेना, उससे तो काम नहीं चलता। और जैसे मैंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा नाम जो है वो खेल कूद में है, लेकिन जिस प्रकार का उदासीन रवैया हरियाणा सरकार का खेल कूद के प्रति रहा है, तो मैं तो उम्मीद तो रखता हूं कि खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लेके आए, ज़्यादा पैसे का प्रावधान बजट में करें, लेकिन मेरे को उम्मीद है नहीं। 2100 रुपए का वादा चुनाव के समय किया गया था हर महिला को, लेकिन अब वो जो वादा है उस पर सीएम ने कहा है कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए तक है, सिर्फ उन महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा 2100। अब वही है कि अगर इनके पास जिसकी सरकार 10 साल से चल रही हो, क्या उनको अपने फाइनेंसेस नहीं पता कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है क्या, सरकार के खजाने में पैसा है कितना? इसके बावजूद भी अनाउंसमेंट कर देते हैं और फिर क्योंकि इलेक्ट हो गए अब वो करनी पड़ेगी, तो उससे पल्ला कैसे छुड़ाना है या कुछ ऐसा करें उसकी संख्या कम से कम कर दी जाए। तो ये उस तरह की ये तिकड़मबाजी है। बीजेपी जुमलों की पार्टी है, जुमलों की सरकार है, ये भी सही।